हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो जो कि है योगा चैप्टर 3 फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th की। और अब हम जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अष्टांग योग, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं मानता हूं कि अभी आपका फोकस इधर ही रहेगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा अष्टांग योग। अष्टांग योग, तो अष्टांग जो शब्द है वो अपने आप में थोड़ा सा अटपटा है। वो समझ कैसे आएगा, याद कैसे होगा? तो हिंदी में अष्ट का मतलब होता है 8, और आंग, अंग जो होते हैं जैसे कि लिम्स, है ना। तो इसका मतलब होता है, अष्टांग का मतलब होता है 8 लिम्स ऑफ योगा। अष्ट माने 8, अष्ट माने 8, आंग मतलब लिम्स ऑफ योगा। अच्छा, हम ये जो ए लगाते हैं एक्स्ट्रा, आप कभी भी देखोगे योग में भी ए आता है जिसको हम योगा पढ़ते हैं, अष्टांग में भी एक ए एक्स्ट्रा आता है जिसको हम अष्टांगा पढ़ते हैं। जब ये हम हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम अष्टांग को अष्टांगा लिखते हैं, योग को योगा लिखते हैं, और हम वैसे ही पढ़ने लगे। तो अभी हम उसी के साथ बात करेंगे, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो पतंजलि के हिसाब से अष्टांग योग जो है, जो पतंजलि के हिसाब से, जो कि मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि पतंजलि नाम याद रखना, उनके थ्रू आया था हमारे पास अष्टांग योग। तो उनके हिसाब से इसके 8 लिम्ब हैं योगा के, जिसमें योगा आसन भी एक पार्ट है। वो आपको पता लगेगा कि कब आता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीजें हैं और उसके बाद भी कुछ चीजें हैं। अच्छा, इसे आपको उसी सीरियल में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पहले आपने कुछ पढ़ लिया बाद में कुछ पढ़ लिया, प्राणायाम पहले आ गया आसन बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं। सबसे पहले यम आता है, फिर नियम आता है, फिर आसन आता है, प्राणायाम, प्रत्याहार एंड सो ऑन। तो हम उसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे, जो चीज सबसे पहले है वो सबसे पहले ही रहेगी। तो सबसे पहले आता है आपका यम। यम लिखते हम यमा है, होता यम है, YAMA, जिसका मतलब होता है रिस्ट्रेंस, कोड ऑफ कंडक्ट। हमें हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इसके अंदर आती हैं 5 चीजें। वो 5 चीजें क्या हैं? अहिंसा, जिसका मतलब होता है नॉन वायलेंस। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, की हमें वायलेंस नहीं करनी है। अच्छा, जब बात आती है वायलेंस की, तो सिर्फ फिजिकली नहीं, हम किसी को मेंटल हार्म भी ना करें। मतलब ऐसा नहीं कि, जरूरी नहीं कि हमेशा किसी को मार के ही हार्म किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है हम किसी को ऐसी बातें बोल दी जिसको वो हार्म कर जाए, हर्ट कर जाए, तो हमें वो भी नहीं करना है। उसके बाद आता है आपका सत्या, ट्रुथफुलनेस। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सिर्फ झूठ बोलने की बात नहीं, सच छुपाने को भी हम झूठ ही मानते हैं। तो हमें सच छुपाना भी नहीं है और झूठ बोलना भी नहीं है। तो ये यम के 5 पार्ट है, याद रखना है। जो ABCDE लिखा है इस पेज पे सिर्फ यम है, ठीक है। इस यम को आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो वर्ड है, अगर ये याद रहे, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, वाइज यूज ऑफ एनर्जी, नॉन कविटिंग, अगर ये सब याद रहा तो इसको डिफाइन आप इजीली कर पाओगे। इसके बाद आता है आपका अस्तेय, जिसका मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, कि हमें किसी से कुछ चुराना नहीं है। चुराना सिर्फ सामान नहीं, ऐसा नहीं कि कोई जा रहा है तो आपने उसका फोन चुरा लिया, सिर्फ उसकी बात नहीं है। नॉन स्टीलिंग होता है मतलब किसी के थॉट्स भी नहीं चुराने। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने बोला, अब ये मान लो कि मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने के लिए एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं। अब उसने आपसे अपना थॉट शेयर किया कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूं, लेकिन आपने उसका थॉट चुरा लिया और आपने उससे पहले वो चैनल तैयार करके उसका डाटा चुरा के या फिर उसकी इंफॉर्मेशन चुरा के उस पर डालनी चालू कर दी। तो ये आपने उसका थॉट चुराया, उसका डाटा भी चुराया, तो आपने बहुत तगड़ी ये चीटिंग कर दी उसके साथ। तो ये नहीं करना है, हमें किसी का कुछ भी चुराना नहीं है, सामान भी और थॉट्स भी। उसके बाद आता है ब्रह्मचार्यता, जिसका मतलब है अपनी एनर्जी का बहुत अच्छे तरीके से, समझदारी से उपयोग करना, ठीक है। कीप सेंस ऑर्गन्स अंडर कंट्रोल, आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको अपने कंट्रोल में रखना, और अपने आप को सेक्सुअल कंटेंट से और फैंटेसीज से दूर रखना। मतलब जो आप पोर्नोग्राफी हो गई या फिर ऐसी मैगजीन्स हो गई, उनको ना पढ़ना, या फिर ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज ना होना जो सेक्सुअल हो, ताकि आप अपनी एनर्जी को सेव कर पाए और सही जगह उनका उपयोग कर पाए। और लास्ट में आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह, जिसका मतलब होता है लिव विद द मिनिमम थिंग्स। यहां पे कुछ वर्ड कट रहा है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, लिव विद द मिनिमम थिंग्स विच, थिंग्स के बाद यहां पे विच है, लिव विद द मिनिमम थिंग्स विच इनफ टू सस्टेन अ लाइफ। अब देखो भाई, इंसान तो ऐसा भी है दो जो एक जोड़ी चप्पल में अपनी जिंदगी काट लेता है ना, वही उसी में उसी को पहन के चल देता है कहीं जाना होता है तो। कोई इंसान ऐसा भी है जिसको कार में भी, ऐसा नहीं है कि वो कार में भी खुश नहीं है, वो चाहता है कि मेरे पास और भी दौलत आ जाए।
तो अपरिग्रह का मतलब होता है जो चीजें मिनिमम आपको जरूरत है एक लाइफ को जीने के लिए, उतनी चीजों में खुश रहना, उतने में जिंदगी को जीना अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, कम से कम चीजों में जीवन को जीना। तो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका यमा का पार्ट। अब इसके बाद आता है आपका नियम। इसके बाद आता है आपका नियम, जिसको हम लिखते हैं नियमाएं। अब नियम का मतलब आपको पता है, रूल्स। ठीक है, तो ये क्या है, इनवर्ट प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव द सेल्फ। ये खुद को सुधारने के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस है जो हम खुद को लिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है शौच, जिसका मतलब प्योरिफिकेशन होता है। खुद की बॉडी को प्योरीफाई करना और माइंड को प्योरीफाई करना, साफ रखना, शौच कहलाता है। अब माइंड तो ठीक है, थॉट्स को कंट्रोल करना, बॉडी को सिर्फ बाहर से नहीं, ऐसा नहीं कि बॉडी को बाहर से साफ कर लेना, सिर्फ नहाना धोना नहीं है यहाँ पे इसका मीनिंग। इसके अलावा और भी क्लिनसिंग होती है जिसको हम क्रियाएं कहते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका संतोष, कंटेंटमेंट। ठीक है, सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव, हमारे पास जो है उसमें खुश रहना। ये नहीं कि काश मेरे पास ये भी होता, काश मेरे पास वो भी होता, ऐसा नहीं। जितना है जो है भगवान ने कुछ सोच के ही दिया है ना, कुछ सोच के ही अपने लिए ये किया है, उतने में खुश रहना। उसके बाद आता है तपस, जिसको मानते हम तप भी कहते हैं, है ना, जिसको हम तपस्या भी कह सकते हैं। कीपिंग माइंड डिटैच्ड एंड अंडर कंट्रोल एंड टॉलरेंट टू हीट कोल्ड हंगर, है ना। क्या होता है तपस्या, क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इतनी गर्मी में बैठ के तपस्या कर रहा है, इतनी ठंड में बैठ के तपस्या कर रहा है। तो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना और जो भी सिचुएशन है उसको टॉलरेट करना, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो भूख हो, चाहे किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो, उसे टॉलरेट करना, है ना, उसको हम तप कहते हैं। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने स्टडी होता है। स्वाध्याय माने स्टडी होता है, सेल्फ स्टडी, खुद को जानना कि मैं कौन हूं, व्हाट इज योर एम, मेरा एम क्या है, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूं, मैं कौन हूं, मेरा एम क्या है, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूं, खुद को जानना स्वाध्याय कहलाता है। स्व मतलब खुद, है ना, और अपने रिलीजन से रिलेटेड या फिर अपने धर्मों से रिलेटेड किताबें पढ़ना, वो भी स्वाध्याय का पार्ट आता है। उसके बाद आता है आपका डेडिकेशन टू गॉड, गॉड, ईश्वर प्रणिधन। ईश्वर प्रणिधन आता है उसके बाद डेडिकेशन टू गॉड, कि जो भी है भगवान ने मुझे जो दिया उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया, है ना, जो भी हम भगवान से पूजा करते हैं डेडिकेशन टू गॉड आता है, उसको हम ईश्वर प्रणिधन कहते हैं। इसके बाद आती है वो चीज जिसको आप मानते हो कि ये ही सिर्फ योगा है, आसन। आसन, इसको आप मान लेते हो कि ये ही योगा है ना। ऐसा ही तो होता है आपके हिसाब से, योगा सिर्फ आसन होता है, लेकिन नहीं, उससे पहले यम, नियम, ये भी आते हैं, और उसके बाद आता है आसन, उसके बाद आता है आपका प्राणायाम, फिर आपका प्रतिहार एंड सो ऑन। तो ये आठ आठ लिम्स होते हैं योगा के, सिर्फ आसन नहीं होता उसका लिम्ब, आसन एक पार्ट है योगा का। ठीक है, तो आसन होता क्या है, आसन होता है बहुत अलग अलग तरीके के पोस्चर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं हेल्दी रहने में और बैलेंस रहने में, है ना, और आपको कंसंट्रेशन डेवलप करने में। ठीक है, आसन की वजह से एक इंसान अपनी एजिलिटी, बैलेंस और एंड्योरेंस जैसी चीजों को डेवलप कर सकता है। अब मैं अगर आसन को 3 पार्ट में बांटूं तो मैं आसन के 3 टाइप ढूंढ सकता हूं। एक तो करेक्टिव आसन हो गए, एक मेडिटेटिव आसन हो गए, और एक रिलैक्सेटिव आसन हो गए। अब ये क्या है भाई, करेक्टिव आसन वो होते हैं जिनको करने से मेरी कोई पोस्चर डिफॉर्मिटी या फिर कोई चीज ठीक हो सकती है। जैसे अगर मेरी बैक प्रॉब्लम है, मेरे को काइफोसिस जैसी कोई लाइफस्टाइल कोई प्रॉब्लम है, काइफोसिस जैसी, ठीक है, चलो काइफोसिस नहीं, मेरे बैक पेन रहता है, तो उसमें मेरे को अगर कोई डॉक्टर बताता है कि आप ये वाली योगा पोज करो, वो हो सकता है भुजंग आसन हो, ठीक है, हो सकता है वो आपका धनुरासन हो। तो ये क्या होगा, इससे मेरा जो बैक पेन है वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहेंगे करेक्टिव आसन, जो हमारी किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। मेडिटेटिव आसन, जिसमें बैठ के हम मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना, सिर्फ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि पद्मासन। ठीक है, ऐसे ही आते हैं रिलैक्सेटिव आसन, जिनको करके हम रिलैक्स फील करते हैं, जैसे कि शवासन। शवासन वो वाला होता है जिसमें धरती पर बस लेट जाते हैं। ठीक है,
तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं आसन के, 3 टाइप्स होते हैं। इसके बेसिस पे हम आसन को डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग आसन आपको पता हो तो आप उनको अलग अलग उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आता है जी आपका प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। प्राणायाम को अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं कि आपको कैसे सांस अंदर लेनी है, सांस रोकनी है, उसके बाद सांस छोड़नी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंप्रूव करता है, आपके माइंड एंड इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है, और ब्रीदिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना है। इसके 3 मेन स्टेजेस होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि पूरक का मतलब क्या है, कुंभक का मतलब क्या है, रेचक का मतलब क्या है। तो पूरक का मतलब होता है सांस अंदर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है कुंभक, जो आपने सांस अंदर लिया उसको रोकना, ठीक है। उसके बाद आता है रेचक, मतलब जो सांस रोकी हुई है उसको एक्सेल करना, ठीक है। तो पूरक सांस अंदर लेना, कुंभक सांस को रोकना, और रेचक सांस को छोड़ देना। ये आपके इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, सूर्याभेदी, उज्जयी, शीतकरी, शीतली, भस्त्रिका, और एक और है, वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। अभी हम बस जानते हैं अष्टांग योग क्या है। इसके बाद आता है आपका प्रत्याहारा। अब आ जाते हैं कंसंट्रेशन वाली स्टेज, आ जाती है, अब ध्यान लगाने वाली स्टेज आ जाती है। प्रत्याहारा का मतलब होता है अपने माइंड को डिटैच करना और सेंस ऑर्गन्स को डिटैच करना आपके इर्द गिर्द की चीजों से, और भगवान से अटैच करना। आसपास जो चीजें चल रही हैं उससे आप डिटैच होके आप भगवान से अटैच हो रहे हो, उस एनर्जी से अटैच होने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप प्रत्याहारा कहते हो। जब आप अपने सेंस ऑर्गन्स को और अपने दिमाग को इर्द गिर्द जो आपके जो भी कुछ चल रहा है कि यार मेरी नौकरी नहीं लगी, मैंने आज ये खाना था, मैंने ये नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इन सब चीजों से आप दूर होके आप भगवान से अटैच होने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना एक जगह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद आता है, इसका ही नेक्स्ट स्टेप है धारणा, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। माइंड का कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं धारणा। वन इज एबल टू कंट्रोल सेल्फ और माइंड। बंदा खुद को कंट्रोल कर पाता है या फिर अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता है एक जगह पे, कंसंट्रेटेड होली ऑन अ सिंगल पॉइंट और ऑन अ टास्क। जब वो एक पॉइंट पे अपना पूरा कंसंट्रेशन रख पाए या फिर एक काम पे अपना पूरा कंसंट्रेशन रख पाए, उसको हम धारणा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने पेन रख दिया, अब अगर मेरा धारणा नहीं है तो मैं इधर उधर देखूंगा कि यहाँ कैमरा लगा है, यहाँ स्क्रीन है, ऐसे कुछ कुछ करता रहूंगा। लेकिन अगर मैं धारणा को फॉलो करूं तो मेरा जो फोकस है इस पेन के पॉइंट पे ही रहेगा, और मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आएगा, मैं बस उस पर ही फोकस करूंगा, उस पर ही कंसंट्रेट करूंगा। उसको हम धारणा कहते हैं, ठीक है। ये देखो, इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड समाधि। अब समाधि हमारा लास्ट स्टेप है, 8वां लिंब है, और अभी हम 6ठे पे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है समाधि की तरफ, ठीक है। इसके बाद आता है ध्यान। इसमें क्या है कि कंप्लीट कंसंट्रेशन होता है एक जगह पे। देखो लिखा भी है, कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड वन कैन कंसंट्रेट लॉन्ग एंड डू मेडिटेशन। बंदा अब ज्यादा समय तक कंसंट्रेट कर सकता है, इवन इतना कि मेडिटेट भी कर सकता है। अगर आप नए नए मेडिटेट करने बैठोगे तो इट्स नॉट दैट इजी। मेडिटेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीजें अंदर से निकलती है, बहुत इंपेशेंट रहते हैं हम। तो ध्यान क्या होता है? धारणा की अगली स्टेज है, जहां पे बंदा बहुत समय, लंबे समय तक कंसंट्रेट कर पाता है, मेडिटेशन की स्टेज पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो अपनी बॉडी को इंटीग्रेट कर पाता है, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर पाता है, सेंसेस को कंट्रोल कर पाता है, माइंड को कंट्रोल कर पाता है, और अपनी ईगो को कंट्रोल कर पाता है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट स्टेज, विच इज समाधि। समाधि, इट इज द स्टेज इन विच वन लॉसेस पर्सनल आइडेंटिटी, पीक ऑफ मेडिटेशन। आपकी मेडिटेशन की पीक लग जाती है, आपकी सोल का सुप्रीम सोल से मिलन हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, आत्मा का परमात्मा से मिलन। आपका बॉडी आप अलग लेवल पे चली जाती है, लेकिन आपका जो माइंड है वो अलर्ट रहता है, ठीक है। ऑल दिस एलिमेंट्स हेल्प्स टू इंप्रूव द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ एंड मोरल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। तो अभी हमने जो जाना, देखो आसन से आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है, आसन से। और भी जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे। अगर आप यम और नियम को फॉलो करते हो तो आपकी मोरल क्वालिटीज अच्छी होंगी, सोशल क्वालिटीज अच्छी होगी। अगर आप ध्यान धारणा कर पाते तो आपकी स्पिरिचुअल बैलेंसिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो इस तरीके से हमारा योगा के थ्रू होलसम डेवलपमेंट भी होता है। तो ये था आपका अष्टांग योग। इसमें जो चीज ना समझ आई आप में से कमेंट सेक्शन में पूछो, नोट्स आपको मिलने ही वाले हैं टेलीग्राम पे, आपको बताइए। इतनी मेहनत कर रहा हूं, चैनल को
सब्सक्राइब कर दो। अभी के लिए इतना। इसके बाद हम पढ़ेंगे योगिक क्रियास क्या होती हैं, जो मैंने आपको बताया था प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, वो क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।